हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच मेक्स योर ड्रीम ट्रू। मैं हूं राहुल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के 67वें सेशन के अंदर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का डेट है 20 अप्रैल 2020 और मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि मैंने 19 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं किया था, तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को 19 और 20 अप्रैल दोनों का वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों कि इसके अंदर में यहाँ पर 80 लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो आप इसको मतलब मिस टाइपिंग है, आप इसको प्लीज़ जो है थोड़ा सा इग्नोर लेके चलिएगा। ये 19 और 20 अप्रैल का करंट अफेयर्स का वीडियो इसके अंदर में आपको मिलने वाला, ठीक है। और 19 और 20 दोनों के जो है आपको करंट अफेयर्स जितने इंपॉर्टेंट है वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चाहते हो कि आज के क्लास का पीडीएफ को प्राप्त करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां पर जाकर आप लिंक के थ्रू जो है डाउनलोड कर सकते हो आज के क्लास के इस पीडीएफ को, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क जो है माफ कर दिया है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और इसका जो आपको सही आंसर है इसके अंदर में बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। अंदाज भी लगाओगे तो आप बिल्कुल इसको सही आंसर कर पाओगे। इसका एसबीआई आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो एसबीआई ने जितनी भी एटीएम पे लेन देन की जो शुल्क लगती थी, ठीक है, तो वो सारा जो है माफ कर दिया है। अब देखो, अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को पता है कि हाल ही में एसबीआई ने आप अपना एसबीआई एटीएम में लगने वाले सारे बैंक शुल्क को माफ कर दिया है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है कि यह घोषणा 30 जून तक एसबीआई एटीएम मतलब कि एटीएम लेन देन के लिए लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि पूरी जिंदगी भर के लिए हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको 30 जून तक के लिए जो है माफ किया गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय स्टेट के अध्यक्ष कौन है, एसबीआई के कौन अध्यक्ष हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए रजनीश कुमार जो है एसबीआई के अध्यक्ष हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो दोस्तों, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1 जुलाई 1955 के अंदर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। इसका मुख्यालय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो एसबीआई का मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई के अंदर में है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। अब बीओबी का आप सभी मुझे ये बताओ कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1908 के अंदर में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अगर ये नहीं याद रखते हो स्थापना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसबीआई का जरूर याद रखिएगा और रिजर्व बैंक का आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सबका आपको स्थापना याद रखने का उतना जो है जरूरत है नहीं। अब मुझे बताओ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ोदरा जो है इसका मुख्यालय है, जैसे कि इसके नाम में ही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इसका टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टैगलाइन है वो है आपका क्या? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो टैगलाइन है क्या है? तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। मैंने आपको बहुत बार बताया है और पीडीएफ के अंदर में प्रोवाइड भी किया, तो इसलिए इस पीडीएफ के अंदर में मैं ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। और आपको जो है ये सारी चीजें जो है आपको सुनकर जो है आप थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक भी है। तो एचडीएफसी तो पूरा फेमस है गाइस, आपको तो इसका तो जवाब देना ही देना है। एचडीएफसी का मुझे बताओ कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका ऑब्वियस बात है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आदित्य पुरी। बहुत फेमस नाम है एचडीएफसी, हमेशा याद रखिएगा, आदित्य पुरी जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है। अब मुझे एक चीज और इसके रिलेटेड बताओ, एचडीएफसी का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडेड। फिर से बोल रहा हूँ, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडेड इसका टैगलाइन है एचडीएफसी का। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी ही चाहिए थी। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? फिर से बोल रहा हूँ, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की बैठक में कौन सी अध्यक्षता की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर 12वीं होगा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही होगा। 12वीं बैठक की अध्यक्षता की है स्वास्थ्य मंत्री ने। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये बैठक किसके लिए हुई थी? तो ये बैठक आपको कोविड-19 के लिए हुई थी, जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि
जो कौन है, किस सॉरी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन जी जो है स्वास्थ्य मंत्री है, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी, जो कि 12वें नंबर की बैठक थी। अब बताओ कि हर्षवर्धन जी की कंसिस्टेंसी जो है वो क्या है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी चांदनी चौक है, ठीक है। संसदीय क्षेत्र जो है इनका चांदनी चौक है। अच्छा, मुझे एक और कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जो मंत्री हैं उनके आपको बताना है कि संसदीय क्षेत्र क्या है, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या है। मुझे बताओ कि नरेंद्र मोदी जी की संसदीय क्षेत्र क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बनारस जो है उनका जो है आपका कंसिस्टेंसी है। आपको ये मुझे बताओ कि राजनाथ सिंह जी का कहाँ है। तो राजनाथ सिंह जी का लखनऊ है, आप इसको याद रखिए। और लखनऊ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखिएगा कि जो आपका डिफेंस एक्सपो जो हुआ था वो आपका लखनऊ के अंदर में ही हुआ था। और आपको ये भी चीज याद रखना है कि जो भी डिफेंस एक्सपो होते हैं, ठीक है, और जो रक्षा मंत्री होते हैं उन्हीं की कंसिस्टेंसी के अंदर होते हैं। जैसे कि इस बार जो हुआ है आपका लखनऊ के अंदर में हुआ। लखनऊ के अंदर में क्यों हुआ, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है हमारे इस बार रक्षा मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री हैं इसलिए जो है इनकी कंसिस्टेंसी लखनऊ थी, तो इसलिए लखनऊ के अंदर में हुआ है। ये आपको क्लियर रखना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। अमित शाह जी के बारे में बताओ कि अमित शाह का कहाँ है संसदीय क्षेत्र, तो इनका गांधीनगर है। इतनी सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। सभी नेताओं की जो जो खासकर कैबिनेट मंत्री जो है उनकी कंसिस्टेंसी जो है आपको याद बिल्कुल होनी ही चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको इसका जवाब देना है, और इसका बिल्कुल सही आंसर सी विश्वनाथ आनंद। इनके बारे में आप सभी को पता है कि ये शतरंज के खिलाड़ी हैं हमारे देश के, और बहुत ही महान खिलाड़ी है। और उससे उनके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं WWF, ठीक है। तो WWF की इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब WWF क्या है तो ये बताते हैं। तो WWF का सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1961 के, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, WWF का जो आपका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1961 के अंदर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड जो है, वर्ल्ड वाइड फंड जो है नेचर, साथ में साथ जो है इसका सॉरी इसका आपका क्या है फुल फॉर्म है, ठीक है, क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि 1916 में जब ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम जो है वर्ल्ड वाइड फंड था, लेकिन बाद में 1987 के बाद जो है इसको चेंज कर दिया गया नाम को, और नाम को चेंज करने के बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है रखा गया, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि पहले जो था वर्ल्ड वाइड फंड था, लेकिन बाद में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर रख दिया गया। अब मैं आपको विश्वानंद जी के बारे में बताता हूँ। आप सभी को पता है कि बहुत महान खिलाड़ी हैं, 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है जीत चुके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंसान थे जिनको राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1991 के अंदर में। कब, तो 1991 के अंदर में इनको सबसे पहले राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनको ये सम्मान इसलिए भी दिया गया था क्योंकि ये 1988 के अंदर में ग्रैंड मास्टर जीते थे। कितने, कौन से जीते थे, तो ग्रैंड मास्टर जीता था इन्होंने 1988 के अंदर में। तो इसलिए 1991 के अंदर में इनको राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये ऐसा प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, ठीक है गाइज। आपको मैंने काफी चीजें इसके अंदर में बता दी हैं, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि इसमें ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही थी, तो आप मुझे ये बताओ कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में क्या जानते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है जो कि अभी हमारे एग्जाम के में इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट था अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन था, जॉन इब्राहिम जो है ब्रांड एम्बेसडर है। आपको ये पता होना चाहिए भारत पे बहुत बड़ा प्रचार देखते होंगे इसका टीवी के अंदर में, सलमान खान इसके क्या है, तो इसके आपके इसके आपके ब्रांड एम्बेसडर है। एक और इम्पोर्टेंट है आपका वो इम्पोर्टेंट है आपका जैसे कि यूपीआई पेमेंट जो है, यूपीआई पेमेंट जो होता है भारत पे जो है, ये आपके सलमान खान जी हैं। एक और मुझे याद आ रही थी, चलिए ठीक है, मैं अभी भूल गया, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता। एक और इम्पोर्टेंट था, मुझे याद आ रहा था, तो अभी चलिए अगले बार कभी जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं।
हाँ, एक और याद आ गया गाइस, हाल ही में जो है एक पेप्सिको के बनाए गए हैं, ठीक है, पेप्सिको के हाल ही में बनाया गया है एक। तो आप याद रखिएगा पेप्सिको का अगर आपसे पूछे ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखिएगा पेप्सिको के जो ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को बनाया गया है। तो आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज मैं भूल रहा था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में कोविड-19 मामले में कितना प्रतिशत की कमी आई है, ये कहा गया है। तो ये सी यानी कि 40% की कमी आई है, इस बारे में बताया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इनसे जुड़ी कोई चीज़ें जो है यहाँ पर मैंने लिखी है, तो आप देख लीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा किया है कि लॉकडाउन के कारण देश में कोविड-19 के संक्रमण में 40% की कमी आई है। सरकार के अनुसार लॉकडाउन से पहले मामले की संख्या दोगुना होने पर 3 दिन समय लगता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है मौजूदा स्थिति में कि कोविड-19 के मामले को दोगुना होने में 6.1 दिन लग रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है एक तरह से, और हमें जरूर ऐसा नहीं है कि अब ये कमी आई है खुश हो गए हैं तो अब भाई लॉकडाउन है फिर भी हम लोग बाहर घूमे जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप पे 188 चढ़ाया जा सकता है धारा, जिसके कारण आपको पता ही है, मैंने आपको इस पे वीडियोस बनाए हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र का आयोजित किया गया है? कौन से देश के अंदर में ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है आपका चीन। चीन के अंदर में यूनेस्को का आपका 44वां किया गया है नहीं अभी तो, पूरे देश के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो है ग्लोबली लेवल पे बहुत अभी कोरोना का मार सह रहा है पूरा वर्ल्ड, लेकिन इसलिए जो है अभी तो किया नहीं जा रहा है, मतलब किया जाएगा ऐसा कहा गया है चीन के अंदर में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ दे कि 43वां सेशन जो है कहाँ हुआ था, तो बांके के अंदर में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये कब किया जाना था, तो ये 2020 के अंदर में तो किया जाना था कब, तो 29 जून से 9 जुलाई के बीच कर किया जाना था, ठीक है। मतलब कि लेकिन अब ये देखो क्या होता है इसके बीच, हो सकता है ये भी डेट बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सारे डेट जो है बढ़ ही रहे हैं वैसे भी। चलिए अब देखो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, क्योंकि यूनेस्को का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO इसका फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म, और इसका पूरा फुल फॉर्म मैंने बता दिया। इसका एस्टैब्लिश 1945 के अंदर में, मैंने बहुतों बार इसको बताया। इसका हेडक्वार्टर आपको बहुतों बार पता है पेरिस फ्रांस के अंदर में। यूनेस्को के अंदर में आपको पता होना चाहिए हमारे देश के 38 हेरिटेज साइट जो है इंक्लूड किए गए हैं, पूरे 38, जिसके अंदर में 37 आपका कल्चरल, 7 आपका नेचुरल साइट्स और 1 आपका मिक्स्ड साइट्स है। और मिक्स्ड यानी कि कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। कौन है सिर्फ एक, तो वो है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि मिक्स्ड है, यानी कि वो कल्चरल भी है और नेशनल भी है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अगले प्रश्न के ऊपर, अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने कोविड-19 के चलते IPL 2020 कब तक स्थगित कर दिया है। तो देखो IPL को की बात हो रही है, तो ये गाइस इसका सही आंसर डी, यानी कि अनिश्चित काल के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब IPL की बात हुई है यहाँ पर, तो IPL के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। 2019 का जो है IPL कहाँ पर होना है गाइस, ये मुझे बताओ। सॉरी 2019 का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये मुझे बताओ। तो इसका जो फाइनल हुआ था, ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ है, हैदराबाद के अंदर में, वहां पर ये इसका फाइनल हुआ था 2019 का। आप मुझे ये बताओ कि विजेता टीम कौन रहा था। तो मुंबई इंडियंस विजेता टीम रही थी, जबकि चेन्नई सुपर किंग जो है रनर अप रहा, या फिर आप कह सकते हो चेन्नई सुपर किंग को हराकर मुंबई इंडियंस जो है जीता था। जो कि इसका कुल मिलाकर अगर बात करें तो कितनी बार ये जीत चुका है, तो गाइज ये पूरी की पूरी 4 बार जो है मुंबई इंडियंस जीत चुका है। अच्छा ये बताओ कि IPL का स्टार्ट कब हुआ था। 2008 के अंदर में स्टार्ट हुआ था, और अभी जो 2020 के अंदर में होने वाला है, ये कितना संस्करण होने वाला था, कितना सेशन होने वाला था, याद रखिएगा कि 13वां सेशन ये होने वाला था। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2020 के अंदर में जो विनिंग टीम रहेगी, ठीक है, तो वो जो जीतेगी प्राइस वो कितनी होगी। तो ये बता देता हूँ आप लोग को, 10 करोड़ रुपया जो है विनिंग प्राइस है, जबकि रनर अप की प्राइस जो है 6.25 करोड़ जो है इसकी रनर अप की प्राइस है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हाँ 2019 का मैंने ये छोड़ दिया, मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, तो बुमराह, जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच मिला था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, वही चीज है। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से किस देश ने हांगझाऊ 2022 एशिया पैरा खेल का आयोजन करने जाएगा या फिर करने जा रहा है। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, नाम से ही पता चल जाएगा, चीन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इससे ज्यादा इसके अंदर में आपको कुछ चीजें जो है इसके अंदर में याद नहीं रखनी है।
दोस्तों यहाँ पर ईरान एक ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। ईरान से आप याद रख सकते हैं, जैसे ही हम लोग ईरान देखते हैं तो एक ही चीज दिमाग घूमता है, वो घूमता है गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज है तो गल्फ कंट्रीज में भी एक और इम्पोर्टेंट फिर याद आ जाता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में अभी हाल ही में गाइज एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में आपको G20 का सम्मेलन हुआ था। कब? G20 का सम्मेलन कहाँ? तो सऊदी अरेबिया। अच्छा, आपसे पूछ ले अगर G21 का सम्मेलन कहाँ हुआ तो आपको बता कहाँ होगा, तो बताना है इटली में। और G22 का जो है, सॉरी हाँ, G22 का जो है सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो आप सभी को बताना भारत के अंदर में होगा। ठीक है, तो इतने सारी चीजें जो है आपको इसके अंदर में याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किसे एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन रिपोर्ट जो है जारी की है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा गाइज वो होने वाला है आपका भारतीय उद्योग परिसंघ। कौन? तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने जो है एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन को जारी किया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पर मैंने लिखी है, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए रणनीति शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों में उसके इलाकों के कोरोना वायरस के संक्रमण की तीव्रता के आधार पर चरणबद्ध किए जा रहे हैं कि किसको जो है इसके मतलब कि थोड़ा सा ढिलाई दी जाए। आपको पता है कि 20 अप्रैल से जो है बोला गया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ढिलाई दी जाएगी, तो उसी के बारे में जो ये रिपोर्ट जारी की है एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिया है, तो ये मुझे बताओ कि स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे देश के कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है स्वास्थ्य मंत्री, और यही विज्ञान और तकनीकी मंत्री भी हैं, आप इसको याद रखिएगा। और पृथ्वी विज्ञान मंत्री बोले तो यही है। ठीक है, आपको इन सारी चीजों के बारे में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और बिल्कुल सही आंसर जो है इसका विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि सहयोग एप्लीकेशन आपका बी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अच्छा यहाँ पर दोस्तों दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बताइए इसके जो है मंत्री कौन है। तो आप सभी को पता, मैंने आपको बोल ही दिया अभी तुरंत कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है इसके हैं। अच्छा विदेश मंत्रालय के अंदर में जो है मंत्री कौन है, विदेश मंत्रालय के मंत्री, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विदेश मंत्री जो है अभी सुब्रमण्यम जयशंकर जो है इसके अभी विदेश मंत्री हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक न्याय और आधिकारिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए याद रखिएगा थावर चंद गहलोत जो है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के मंत्री हैं, आपको ये सारी चीजें याद होनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है सार्क। अगला क्वेश्चन है सार्क देश में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा किस मंत्रालय ने की। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और बिल्कुल सही आंसर विदेश मंत्रालय है। विदेश मंत्रालय ने सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है, तो आप देख लीजिए कि देखो सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की गई है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार की भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम यानी कि ITEC द्वारा जो है आयोजित किया जाए। यहाँ पर बात हुआ है सार्क का, तो मुझे ये बताइए कि सार्क के अंदर में कौन कौन से देश आते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके अंदर में टोटल टोटल 7 देश आते हैं, जो कि आपके कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर में है आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएगी गाइज, आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है फ्यूचर में। ये रहा हमारा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको इसका सही आंसर देना है। अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।